12 अहम एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये एरियाज को हम कहते हैं घर। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये जो 12 घर हैं ये आपके जीवन के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज महर्षि पराशरी जी ने जो सोचा उस समय समझा, या उनको जो ज्ञान है उन्होंने हमें दिया। लेकिन प्रोमिनेंट 12 हैं और हमने देखा है कि 12 में सब कुछ आंसर हो रहा है आज तक वो कारगर है। आज से 3000-4000 साल पहले लिखा था उन्होंने ग्रंथ बृहद पराशरी हौरा। उसके अकॉर्डिंग 12 घर होते हैं, 12 एरियाज हैं आपके जीवन के, और 12 एरियाज को अगर आप देख पाएंगे तो आप देखेंगे मेरे पूरे जीवन की समझ आ गई। उसमें 3 आते हैं, तीसरा, 7वां और 11वां। तीसरे से हमारी कामना शुरू होती है, 7वें में हमारे 7 लोग जुड़ते हैं, और 11वें में हमें लाभ स्थान में मालूम पड़ता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। नमस्ते। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे ज्योतिष के बारे में। आचार्य योगेश जी आज मुझे ज्योतिष सिखाने वाले हैं। लर्निंग ज्योतिष बहुत अच्छी बात है विकास जी, और मुझे लगता है कि ये हम बातें करते हैं, हर एक बात करता है। आपने ज्योतिष से कंसल्ट किया, आप ज्योतिष के पास गए, और हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, किताबें हैं इसके बारे में लिखी गई हैं। लेकिन थोड़ा सा हम उसके ऊपर थोड़ा सा जो उसका जो लेड आउट प्लान है महर्षि जी ने जैसे उसको लिखा गया है, ये जैसे सृष्टि में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। क्योंकि बिगिनिंग में हम ये थोड़ा सा जान लें कि किस किताब को पढ़ रहे हैं, ये किस सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं, और उसका लेड आउट प्लान क्या है कि चैप्टर 1 क्यों लिखा गया है, चैप्टर 2 क्यों लिखा गया, आपने क्या सीखना है। तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बेसिक पॉइंट्स की उसकी। जैसे नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र का मतलब क्या होता है। अगर हम कहेंगे राशियाँ हैं, राशियाँ का मतलब क्या है। उसके बाद हम कहेंगे ग्रह हैं, ग्रहों का मतलब क्या है। फिर हम जानते हैं कि भाव बोलते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव लगन है, 6th हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है। इन भावों का क्या मतलब है और क्यों लिखे गए हैं, क्या मतलब है, उनके औचित्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिकली व्हाट दे वांट टू टॉक टू यू अबाउट। तो उसके बारे में बेसिक बात करनी शुरू करते हैं। आप समझिए कि जो हम यहाँ से शुरू करते हैं राशियों से, क्योंकि राशि शब्द बहुत सुनते हैं, ज़ोडिएक साइंस जैसे हैं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, कर्क, ऐसे सुनते हैं जो सिंह राशि। ये जो 12 राशियां हैं इनका मतलब क्या है, व्हाट आर बेसिकली दिस राशिज। बेसिकली हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। वो ग्रुप ऑफ स्टार्स ऐसे हैं कि जिनकी अपनी एक्चुअली कोई इतनी बड़ी पावरफुल ऊर्जा नहीं, लेकिन नेचर है उनकी अपनी। अगर हमने समझना है उसको कि वो है क्या और उनको कैसे समझें हम, तो ऐसे समझे जैसे एक स्थान होता है। जैसे हम कहेंगे कि धर्मशाला एक जगह है, धर्मशाला में मकरोड़गंज एक जगह है, या धर्मशाला में हम बोलेंगे कि एक नीचे जाके जगह है गग्गल, या एक जगह है हम जहाँ पे रहते हैं नगरोटा में। तो ये उसका एक पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उनका एक डिफरेंट डिफरेंट भाव है। थोड़ा मकरोड़गंज में ठंडक होती है, यहाँ का वातावरण में फर्क है, तो वो प्लेस की बात कर रहे हैं। उसी तरह आप समझ लीजिए मेष एक जगह है, राशि जो है एक स्थान है, और उसका स्थान का एक स्वामी है, कोई उसको ओन करता है उस जगह का। हम बोलेंगे यहाँ का एमएलए ये है, यहाँ का एमपी, या हम पुराने ज़माने में कहते हैं इस जगह का राजा ये है। जी। रियासतें होती थी पहले, तो ऐसे समझ लीजिए एक रियासत है, एक जगह है, एक सिटी है, उसका नाम है मेष। तो मेष का स्वामी है, उसका नाम है मंगल। मंगल जिसको ओन करते हैं। हमारी जो ये राशियाँ हैं उसमें हर ग्रह को 2-2 प्लॉट्स दे रखे हैं, 2-2 एरियाज ऑफ गवर्निंग दे रखे हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र को एक दे रखा है। तो ऐसे हम समझेंगे कि 12 राशियां, लेकिन ग्रह तो खाली 9 है। उनमें से 2 राहु और केतु के पास तो कोई जगह भी नहीं है। तो हाउ इट इज डिवाइडेड, तो उसमें से हम देखेंगे कि जो 7 ग्रह हैं उनमें से 5 ग्रहों को डबल डबल दे दिया तो 10 हो गए, और एक चंद्र के पास एक सूर्य के पास है। वो हम जानेंगे क्या है, जमीन या उनके पास जो एरियाज अलॉट हुए हैं उनको। तो मेष राशि के स्वामी, या मेष राशि एक जगह है, उसका स्वामी है मंगल। तो मंगल की वहां पे इफेक्ट होगा उस राशि के अंदर, या पहला भाव आ गया। उस तरह दूसरा आता है वृष राशि, टॉरस कहते हैं अंग्रेजी में, उसका है शुक्र, वीनस। और तीसरा आता है मिथुन, मिथुन का है बुध। उसके बाद आता है कर्क, कैंसर साइन, उसका है चंद्र। उसके बाद आता है सिंह, सिंह है सूर्य। एक राशि है, चंद्र के पास कर्क है और सूर्य के पास सिंह राशि, जैसे हमने पहले कहा आपसे है। उसके बाद आता है कन्या राशि, सिंह के बाद कन्या राशि के बुध हैं, वो साइन। उसके बाद आ जाता है 7वीं जो राशि होती है वो होती है तुला राशि, लिब्रा, उसके स्वामी है शुक्र। उसके बाद आ जाती है सजिटेरियस, धनु राशि, धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति। उसके बाद आ जाती है मकर राशि, 10वीं राशि मकर, मकर राशि के स्वामी हैं शनि, कैप्रिकॉर्न कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद आती है कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी जो है शनि है, अगेन दो उनको मिल गए हैं, एक मकर और एक कुंभ। और इसी तरह लास्ट में आती है मीन राशि, पाइसेस साइन, जिसके स्वामी है बृहस्पति। तो ये समझ लीजिए कि ये जो राशियां हैं ये जगहें हैं, लेकिन इन जगहों के अपने अपने भाव हैं। जैसे हम बोलेंगे मकरोड़गंज का एक अपना डिफरेंट भाव है, और नगरोटा का डिफरेंट है, और कहीं और स्थान का डिफरेंट है, लेकिन उसी एरिया की बात कर रहे हैं, हमारे सौर मंडल की बात कर रहे हैं हम। और उस पर एक जगह से पावर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो है नक्षत्र।
हम समझ लें। और एक राशि के अंदर हम देखेंगे 2 या 3, कभी कभी 2.5 या 3, क्योंकि एक राशि जो होती है 30 डिग्री की, समझ लीजिए कि उसके पास 30 डिग्री या इतने एकड़ जमीन समझ लीजिए। अगर हम आकाश में देखेंगे तो 360 डिग्री बनती है जी। और 360 डिग्री को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगी। तो हर एक के पास 30 डिग्री है, लेकिन नक्षत्र तो 27 है जी। तो 13.20 अगर हम मैथमेटिक्स करेंगे, सिंपल सी बात आ जाती है, तो 13.20 में 20 में एक नक्षत्र को एरिया मिलता है, तो वो उतने में ऊर्जा दे रहा है अपनी। उसी तरह दूसरा नक्षत्र है, तो एक राशि में 2.5 नक्षत्र अप्रोक्सीमेटली आप समझेंगे ऐसे इसको रफली, तो वो समझ लीजिए पावर हाउस की तरह है जो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो नक्षत्र होते हैं वो आपके बर्थ स्टार्स हैं, जिस राशि में आप पैदा हुए हैं और जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए। तो नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अहम इसलिए है, क्योंकि वो आपको एक्चुअली एक पावर हाउस है जो आपको एनर्जाइज करता है, आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को, आपकी चेतना को, आपके जीवन को। उसी तरह से उसी भाव में आप अपने आप को, जीवन को जीने के आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपके जो एटीट्यूड्स हैं, आपके जो एप्टीट्यूड्स हैं, आपकी जो एबिलिटीज हैं, गुण हैं, वो उस रूप में आपको दिखाई देती है जिस ढंग से वो नक्षत्र की ऊर्जा आ रही है। वो पावर हाउस जो आपको एनर्जी दे रहा है। और जो ग्रह हैं उसके बीच में बेसिकली दे आर कॉल्ड एज द एक्चुअल एक्टिव कर्मा जो आप कर रहे हैं। वो ऊर्जाएं हैं आपकी साइकोलॉजी की, आपकी साइकी की, आपके मनस की, चेतना की। वो ऊर्जाएं डिफरेंट हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल जो हैं वो बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स हैं जो एक्चुअली आप अपने एक्टिवली अप्लाई करते हैं लाइफ में। कि आपके पास एक ज़मीन थी जहाँ पे आपका चंद्र, मतलब आपका मन कुछ ऐसा होगा, आपकी ऊर्जा एक नक्षत्र से आई, उस ऊर्जा ने ये डाला, पर आपने किया क्या, किस रूप से किया, किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ग्रह इज योर एक्टिव एनर्जी बेसिकली विच यू पुट आउट। तभी हम ग्रहों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आ जाता है। हम राशि को इतना नहीं देखते कि कौन सी राशि में मंगल बैठे हैं। हम चंद्र की राशि इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपका मन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, स्थिति ऑफ योर चेतना, आपकी चेतना की स्थिति किस स्थिति में है। तो धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि, लेकिन हम ये जानने की जरूर चेष्टा करते हैं कि मेरा मंगल कैसा है, मेरा शनि कैसा है, मेरा बुध कैसा है, मेरा राहु कैसा है। उसके बारे में एक चीज क्या बताना चाहूँगा। हाँ, अगर वो चीज बता दें आपकी पहला लगन किस, पहला वाला वक्त। हाँ, वो भाव पे आते हैं। वो जो 12 हैं वो भाव क्या है। हम ग्रह की बात कर रहे हैं, वो ऊर्जाएं हैं आपकी। ग्रह मीन्स ऊर्जाएं। अगर हमको ग्रह ना कहें तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर उसको आप खाली कहें कि ये दीज आर माई टैलेंट्स, माई साइकोलॉजिकल एबिलिटीज। हमारे पास ये फैकल्टी की इतनी लिस्ट पड़ी हुई है, इसमें 9 लिस्ट में हमें समझ में आती है बात। ये हमारे लाइफ में हम जो चीज़ें कार्यरत करते हैं, अप्लाई करते हैं, शुक्र का एक अपना भाव है, मंगल का एक अपना है, तो वो हम कार्यरत करते हैं उस ऊर्जा के साथ। आई एम हाउ मच स्ट्रॉन्गर, मंगल मेरा जितना पावरफुल है, मैं उतने जोश से, मंगल की ऊर्जा का नेचर है जोश या कॉन्फिडेंस, उतने कॉन्फिडेंस से मैं कर पाऊंगा उस चीज़ को। शरीर में अगर स्थूल शरीर की बात करेंगे तो उतनी उसके मस्कुलर बॉडी होगी। वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है, आर्मी में, कोई सेना में जा सकता है, या ऐसे काम करेगा जिसमें शरीर की शक्ति का भी योगदान ज़्यादा आ जाता है क्योंकि मंगल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से शनि की बात आ जाएगी और बात है। तो वो जो ग्रह हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी, कि आपके पास जो ऊर्जा है उसको आपने अप्लाई करना है, आप जाके उसके भाव को हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं थ्रू दिस प्लैनेट्स, या थ्रू इस उनको कहेंगे हमारे अपनी ही फैकल्टीज हैं, रिसोर्सेज हैं जो आपके माइंड को दी गई हैं, वो आप अप्लाई करते हैं। उसमें राशि का योगदान ये होता है कि वो भाव जो उस जगह का है, जैसे हमने बताया कि जगह का एक भाव होगा, वो भाव से आप करेंगे। और उसके अंदर जो पीछे से पावर जो आ रही है आपकी, वो पावर का डिपेंड करता है। कभी बोलते हैं थर्मल पावर है, कहीं बोलते हैं एयर पावर है, कहीं बोलते हैं वाटर पावर है, कहीं बोलते हैं कोई मैग्नेटिक पावर है, कहीं इलेक्ट्रिकल पावर है। सो दीज एनर्जीज जो नक्षत्र हैं वो विस्तृत है, हम उसको जानेंगे इन डिटेल लेटर कोर्सेस। आज हम बिगिन कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि असल में इसका जो लेड आउट प्लान वर्क है वो है क्या और कैसे लिखा गया है उसको, ज्योतिष शास्त्र को। उसके बाद एक चीज़ लास्ट में आएगी, आपके जीवन की 12 अहम एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये एरियाज को हम कहते हैं घर। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये जो 12 घर हैं ये आपके जीवन के डिफरेंट एरियाज महर्षि पराशरी जी ने जो सोचा उस समय समझा, या उनको जो ज्ञान है उन्होंने हमें दिया, और ये आज भी हमारे बड़े जीवन की जो सारी बातें हैं उनको आंसर करते हैं। वो क्या है, हम थोड़ा छोटा उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहला घर आपके व्यक्तित्व, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपके असल में स्टेट ऑफ योर माइंड, जिसको हम कहते हैं, आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वो मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मेंटालिटी का अगर हम देखना है तो लगन को देखिए, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी काज, आपकी हाइट, क्या कहते हैं उसको, काठी, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कद काठी जो है आपकी, वो पहले घर से देखी जाएगी। दूसरा घर जो होता है वो आपके परिवार, कुटुंब का एरिया है, उसको समझने के लिए सेकंड हाउस को देखा जाता है। आपको धन मतलब विशेष रूप में धन,
और धन में एक दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है धन को कमाना, एक होता है धन को सेव करना। सेकंड हाउस होता है सेव करने वाला धन। आपने कितना धन अपने पास रखा है अपने बैंक के अंदर, वो सेकंड हाउस हो गया। आपका बैंक बैलेंस, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ की बात, वेल्थ इज द राइट वर्ड, वेल्थ एक राइट वर्ड है, आपकी शब्द बहुत अच्छी। वो वेल्थ का घर होता है सेकंड घर। धन का मतलब वहाँ पे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं उसको। तीसरा अगर हम घर लेते तो उसका एक शब्द हम लेते हैं तीसरे घर का, वो होता है आपका असल में जो कर्म करने से पहले आपका हौसला, कॉन्फिडेंस, उसको कहते हैं पराक्रम भावा। वो आपका क्या है, कैसा है, आपकी एबिलिटी टू हैंडल अ थिंग बिफोर इवन यू गो एन अटेम्प्ट अ वर्क, वो आपका तीसरा भाव होता है। उसमें आपके भाई बहन भी देखे जाते हैं, आपके सिबलिंग जो छोटी उम्र के हैं, आपसे छोटे भाई बहन का घर भी होता है तीसरा घर। और उसका कारका असल में मंगल होता है और बुध होता है। मंगल उसका कारका क्योंकि भाई बहन होते हैं, और जोश और कॉन्फिडेंस आपका आ गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि थर्ड हाउस में वाणी, स्पीच भी आ जाती है, तो वो बुध का एरिया होता है, इसलिए मिथुन राशि तीसरे नंबर की भी होती है। तो 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं। 12 आपके जीवन के एरियाज हैं, उन्हीं एरियाज की एक अपनी अपनी नेचर है जो हमारी राशियां हमें बताती है। चौथा घर को हम कहते हैं सुख स्थाना। सुख स्थाना हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सुख बेसिकली किसी के प्राणी के जीवन के अंदर, जिसके अंदर, जिसको हम वो कहते हैं कि जहाँ पे आके वो अपना सबसे अच्छा अनुभव करता है अपनी चैन को, कि मेरे को यहाँ पे चैन आ गया, वो उसका सुख स्थान कह सकते हैं, कि यहाँ पे उसको सुख मिल रहा है जिसकी वो कल्पना करता है। जनरल भाषा में समझेंगे तो हमारा अपना घर, हमारा अपना जीवन जो हम जीते हैं अपने घर के अंदर, अपने रियल हाउस के अंदर, जहाँ पे हम समझते हैं कि हम इतने स्वतंत्र रूप से चलते हैं कि हमारे ऊपर कोई निगरानी रखने वाला नहीं है। अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो कहेंगे पिता की निगरानी में है, लेकिन हम कहेंगे कि वो मेरा अपना बेड है, मेरा अपना कमरा है, मेरे अपना स्थान है, वो सुख स्थान होता है। माँ का आंचल कहेंगे, माँ का गोद कहेंगे हम उसको, वो चौथा घर होता है। पांचवा घर होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट घर है, जो कि हम लेते हैं हमारी विद्या का, एजुकेशन का, टैलेंट्स का, जो हमने सीखा है जीवन में, जिसमें हम इंटेलिजेंटली अपने जीवन में निपुण हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं, वो हम पांचवें स्थान से देते हैं। पिछले जन्मों से आप क्या लेके आए हैं वो भी पांचवें स्थान से देखा जाता है। हाँ, स्किल्स, ऑफ कोर्स, स्किल्स एंड टैलेंट्स आपका पांचवा घर है। और साथ ही में आज के युवा वर्ग के लिए थोड़ा अच्छा होगा सुनने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं आपके लव एंड रोमांस की कितनी होप है आपकी लाइफ में, लव एंड रोमांस भी आपका जो है पांचवें स्थान से दिखा। लव मैरिज नहीं, लव मैरिज का थोड़ा सा योग बनते हैं, वो सातवें घर से रिलेटेड होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लव एंड रोमांस आपके जीवन में कितना कारगर है कि नहीं है, उसकी स्थिति आपको, हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि लव एंड रोमांस एक ऐसी चीज है जिसमें समय के साथ हर आदमी को जाते हैं उसके उस कालखंड से, उस समय से वो होता है जीवन में सबके। तो वो पांचवा स्थान होता है। छठवां स्थान जो लेते हैं हम जीवन के अंदर, उसको ले लेंगे ब्रॉडली स्पेक्ट्रम। हमारी लाइफ में ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें कम्पीट करना पड़ता है, या जहाँ हमें बाधाओं का फेस करना पड़ता है, हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। कोई भी हो, कोई भी रूप हो सकता है उसका। हमारी बीमारियां हमारे हर्डल हो सकती हैं, हमारे लोग दुश्मन खड़े हो जाते हैं, वो हमारे हर्डल्स क्रिएट करते हैं। हमारे जीवन में कॉम्पिटिशन जो होते हैं, क्योंकि हमारे कोई प्रतिद्वंदी है वहाँ पे जिसको हमने पार करना है। जो प्रतिद्वंद है, हर्डल है, ऑब्स्टिकल है, वो छठवां घर हो गया आपका। तो एक एरिया आपके जीवन का वो भी होगा, हर एक के जीवन में वो एरिया। तो महर्षि पराशर ने वो एरियाज बताए हैं हमें। बेसिकली 12 एरियाज हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट 12 हैं। और हमने देखा है कि 12 में सब कुछ आंसर हो रहा है आज तक वो कारगर है। आज से 3000-4000 साल पहले लिखा था उन्होंने ग्रंथ बृहद पराशरी होरा, उसके अकॉर्डिंग 12 घर होते हैं, 12 एरियाज हैं आपके जीवन के। और 12 एरियाज को अगर आप देख पाएंगे तो आप देखेंगे मेरे पूरे जीवन की समझ आ गई। 7वां घर होता है आपके जीवन में पति पत्नी का या पार्टनर्स का। ऑल काइंड ऑफ पार्टनर, कोई बिजनेस पार्टनर भी देखे जाते हैं उसमें। पार्टनर्स कौन होते हैं? जिसके साथ आप रहते हैं, या तो आप काम करते हैं या जीवन बिताते हैं, तो जीवन संगनी, जीवन साथी भी होता है। और आपके सहकर्मी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो भी 7वें घर से हमें देखा जाता है। और 7वां घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जीवन में हमारे, क्योंकि हमारे पहले घर से अपोजिट घर होता है, कि जो हम जीवन में चाहते हैं, जो हम पाते हैं, उसको दर्शाता है। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इन आवर लाइफ, वो 7वां घर होता है। उसमें एक योगदान होता है 7वें घर के। 7वां घर वो एरिया होता है हमारे जीवन में, हमें ये बताने की कोशिश करता है क्या हम पा पाएंगे उस चीज़ को, क्या हमें मिल जाएगी वो चीज़, उसका एक योगदान होता है। अगर हमारे एक आगे जीवन में एक स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए हैं जिसको हम कहते हैं काम स्थान, उसमें 3 आते हैं, तीसरा, 7वां और 11वां। तीसरे से हमारी कामना शुरू होती है, 7वें में हमारे 7 लोग जुड़ते हैं, और 11वें में हमें लाभ स्थान में मालूम पड़ता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। एक डिफरेंट योग्स हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बेसिकली 12 घर का मतलब क्या है और ये क्यों लिखे गए, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था हमें बताने का, या उस सिलेबस में कहाँ आते हैं, इसका क्या योगदान है इसको समझने का, वो हम समझ रहे हैं आज की डेट में। 7वां घर आपके पार्टनर्स का होता है, और आपका बेसिकली 10वें घर का ये फल भी बता देता है। 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र होता है। एनीवे, लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट होता है 8वां घर।
एक एरिया हर एक के जीवन में ऐसा होता है जिसमें वो समझता है कि यार मुझे तो पता ही कुछ नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। कंफ्यूजन नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे अज्ञानता, डार्कनेस, अंधेरा, कुछ नहीं पता उसको। कंफ्यूजन तो तब पैदा हो सकती है कि जिसमें हम कहेंगे कि आधा रोशनी आधा पता नहीं यार, ये लगता तो ये है कि ये नहीं है, उसको हम कंफ्यूजन कह सकते हैं। कुछ तो दिख रहा है आपको, एक जगह ये कुछ समझ नहीं आ रही है, जहां पे हम कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रही, वो हमें 8वें घर की बात कर रहे हैं। कुछ एरियाज ऐसे होंगे, किसी के जीवन में कहाँ लगे होते हैं, किसी के जीवन में अपने धन के बारे में समझ नहीं आता, किसी को जीवन में अपने पति पत्नी के बारे में समझ नहीं आ रहा, किसी को अपने बच्चों के बारे में समझ नहीं आ रहा, किसी को अपने बिजनेस के बारे में समझ नहीं आ रहा, किसी को कोई चीज़ ठीक करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको ठीक करना है, उसके बारे में वो नहीं समझ पा रहा। तो कोई एरिया किसी के जीवन में स्पेसिफिक हो सकता है, उसकी राशि, उसके ग्रह कौन से बैठे हैं, कौन सी दृष्टि में कौन से नक्षत्र हैं, यहाँ से हमें थोड़ी सी ज्ञान मिलेगा कि कौन से एरिया उसके जीवन में ऐसा रहेगा जिसके अंदर उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा, उसको फाइंड आउट करना है, उसको ढूंढना है। तो सम एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू हैव टू गो एंड सीक, यू हैव टू गो फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेट करना है। वो एक छोटा सा एरिया होगा आपके जीवन में, हर एक के जीवन में होता है कि लोग उसको छोड़ भी देते हैं, हमें क्या करना, छोड़ दो, वो एस्केपिज्म भी हो जाता है कि हमने अटेंड नहीं करना उस एरिया को। लेकिन हर एक के जीवन में कोई भी हो, राम के जीवन में भी कभी आया था कि समझ नहीं आ रही थी करूँ क्या मैं यहाँ।